हेलो दोस्तों, होप आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, आपकी तैयारी ऐसी चल रही होगी। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में। टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस जो आपके एग्जाम के स्पेसिफिक है वो इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे सर अभी तक कुछ इम्पोर्टेंट कराया है नहीं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस इसमें भी बहुत बहुत ज्यादा थ्योरम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा मीन वैल्यू थ्योरम, वो इसी टॉपिक का हिस्सा है। रोल्स थ्योरम आपने सुना है, वो इसी टॉपिक का हिस्सा है। टेलर थ्योरम आपने सुना है, इसी टॉपिक का हिस्सा है। वो सारी थ्योरम्स आपको कब समझ आएंगी? जब आपको इस उनमें यूज होने वाले पॉइंट्स का पता होगा, वर्ड्स का पता होगा, बेसिक्स का पता होगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक्स क्लासेस हैं, जो आपकी 10 से 12 क्लासेस आपकी बेसिक की क्लासेस होंगी। आज 5वीं क्लास है, लगभग 10 क्लासेस आपकी बेसिक क्लासेस होंगी, 10 से 12 क्लासेस। उसके बाद उन मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स पे हम मूव ऑन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरम्स और उनकी एप्लीकेशन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक चीज का ऐसा नहीं है जो बेस में ईंट लगी है उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। उसका सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हटा दोगे तो ऊपर नहीं बनने वाली बिल्डिंग, सिंपल सी बात है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में नहीं आता तो रिपीट करके देखा करो, क्योंकि थ्योरी है समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिपीट करवाऊंगा, ठीक है, तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या नाम है? कंटिन्यूअस फंक्शन। हमने जैसे लिमिट के बारे में पढ़ा था, ऑलमोस्ट लिमिट की तरह ही सारी चीजें हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर। जैसे लिमिट में आपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वैसी ही सारी चीजें कंटिन्यूअस फंक्शन में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब रिपीट होना स्टार्ट होगा, रिकॉल होना स्टार्ट होगा, पीछे से देखोगे हाँ यही था। तो जब दोनों एक जैसे चलते हुए दिखाई देंगे तो आपको ये ज्यादा याद करने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिमिट में अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन पढ़ाई है अभी तक मैंने 4 क्लासों में, वो शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, वो क्या थी कि एक लाइन थी कि जैसे जैसे एक्स सी की तरफ जाएगा वो लिमिट में फंक्शन जो है वो एल की तरफ जाएगा। ये एक बेसिक लाइन थी जो हमने अभी तक पढ़ी है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू सी की तरफ जाती है, एक्स टेंड्स टू सी और एफ टेंड्स टू एल। उसका मतलब जो हमने निकाला था, ठीक है, उसका क्या मतलब निकाला था? उसका मतलब निकाला था व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ इज इक्वल टू एल। मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज सी पे की तरफ कन्वर्स होंगी वैसे ही फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके बराबर आ जाती है? एल के बराबर आ जाती है। ये चीज हमने लिमिट में पढ़ी है। देखो एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन दिला दूं। जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज हमारे सी की तरफ जाती हैं वैसे वैसे हमारी क्या होता है, एफ की जो वैल्यूज होती हैं वो एल पे जाती है। इसी को हमने इस तरह से लिमिट की डेफिनेशन में इस तरह से डिफाइन कर दिया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ इज इक्वल टू एल। एल एक रियल नंबर था जो हम पढ़ रहे थे लिमिट के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू सी की तरफ जाती हैं और एफ की फंक्शन की लिमिट क्या निकल कर आती है? एल निकल कर आती है। ठीक है, यही चीज पढ़ी थी और उसी चीज को हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में शो कर दिया था कि जैसे जैसे एक्स सी की तरफ जाता है, जैसे जैसे एक्स सी की तरफ जाता है वैसे वैसे ही एफ किसकी तरफ जाता है? एल की तरफ जाता है। एल किसकी तरफ जाता है? एल की तरफ जाता है। और हर एक एप्सिलॉन के लिए, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है। यही चीज अभी तक दोस्त हमने पढ़ी है। इसके अलावा छोटी मोटी बातें, वन साइडेड लिमिट है, लेफ्ट लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये आप पढ़ चुके हो बहुत इजी। अभी तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमने पढ़ी है वो सिर्फ इतनी ही थी। सिर्फ अभी 4 क्लासों का सार यही है। ठीक है,
कि जैसे जैसे x की वैल्यूज c की तरफ जाती हैं वैसे वैसे f की वैल्यूज l की तरफ जाते हैं। इसी लाइन को हमने इस तरह से बोल दिया था कि भाई लिमिट x टेंड्स टू c f इक्वल टू l, कि जब फंक्शन की जो लिमिट है वो l होगी जब x की वैल्यू c की तरफ कन्वर्ज करेंगी। इसी को हमने एप्सिलॉन डेल्टा में डिफाइन कर दिया था कि x की वैल्यू मतलब c के इतनी, c कोई भी हमारा जो क्लस्टर पॉइंट था, लिमिट पॉइंट था, तो जैसे जैसे उसके पास जा रही थी वैल्यूज, मतलब वो इतनी पास जाती हैं कन्वर्ज होने से पहले, जो एप्सिलॉन हमने वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर लिया है उससे उन दोनों का डिफरेंस उस एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाता है। ऐसे ही fx और f की वैल्यूज भी l की इतनी करीब पहुंचती हैं कि उन दोनों का डिफरेंस भी डेल्टा से कम हो जाता है। एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये चीज अभी तक हमने दोस्तों पढ़ी थी, ठीक है। अब यही सारी चीजें अब कंटिन्यूअस फंक्शन की नजरिए से देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखो भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन a बिलोंग्स टू r, ठीक है। ए कोई भी सेट है मेरे दोस्त और वो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। कोई फंक्शन है a टू r, डोमेन a है वो सेट है, ठीक है, a टू r, और c इसमें c किस में है, बिलोंग्स टू a। c कोई भी पॉइंट है, लिमिट में हमने p माना होगा या c माना होगा, एक ही बात है, ठीक है। तो c बिलोंग्स टू a, c कोई भी एक पॉइंट है a में। अब यहाँ पर वहां पर एक चीज हमने डिफाइन करी थी कि जब आइसोलेटेड पॉइंट बताया था, क्लस्टर पॉइंट पढ़ाया था, तो यहाँ पर वो चीजें नहीं बताई गई है कि जो C जो है वो क्लस्टर पॉइंट है या आइसोलेटेड पॉइंट है। अगर क्लस्टर पॉइंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, मतलब लिमिट पॉइंट नहीं है तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। इन दोनों में से एक ही होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो F को कंटिन्यूअस कहा जाएगा C पे कब, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा एग्जिस्ट करे। किस तरह से, वही वाली बातें, जैसे जैसे आप x की वैल्यू c की तरफ जाएंगी, ठीक है, वैसे वैसे ही fx, अब वहां पे क्या था, fx माइनस l था, क्योंकि f जो था वो कन्वर्ज कर रहा था किसके ऊपर मेरे दोस्त, l पे कन्वर्ज कर रहा था। और यहाँ पर जो है l की जगह क्या आ चुका है, अब f ऑफ c आ चुका है, ठीक है। वहां पे एक रियल नंबर था हमारा, ठीक है, l। अब वहां की एक इंपॉर्टेंट बात और थी, अगर आपको ध्यान से, हालांकि मैंने नीचे लिख भी दी थी, ठीक है, कि वहां पर उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, वहां पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइंड हो या ना हो ये जरूरी बात नहीं थी। और यहाँ पर जब हम f ऑफ c निकालते हैं तो मेरे दोस्त f ऑफ c निकाल रहे हैं तो c की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर आपको डिफाइंड, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो c पर डिफाइंड होनी जरूरी है। अगर फंक्शन की वैल्यू c पर डिफाइंड नहीं होगी तो फिर बात ही नहीं बनेगी, ठीक है, ओके। तो ये वाली बात हो गई, ओके। तो इसी बात को जैसे उसमें हमने लिखा था, बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें जो हमने उसमें लिखी थी कि भाई x अगर c की तरफ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू c, तो fx की जो वैल्यू होगी उसमें क्या लिखा था, l के इक्वल लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू c f इज इक्वल टू l। अब l की जगह वर्ड क्या यूज हो आ गया है मेरे दोस्त, l की जगह वर्ड यूज कर रहे हैं हम f ऑफ c, मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट c पर, जिस c पर हम जानना चाहते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये जिस पॉइंट पर जानना चाहते हैं उस c पर उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड होनी बहुत जरूरी है। अगर c पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो आप कंटिन्यूटी की पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू c पर डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में हमने क्या बोला है, मोटी मोटी बात मैं बता देता हूँ, वो एग्जैक्ट जो लिमिट वाली पॉइंट है, और मैंने यहाँ पर वो बातें लिख भी दी थी। अब एक जो बात इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है उसको ना भूलें कि यहाँ पर C क्लस्टर पॉइंट है या आइसोलेटेड पॉइंट है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट है तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा, फंक्शन डिफाइंड भी होगा एट C पे और वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर जो C है, जो जिस पॉइंट पर हम
कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं फंक्शन की, अगर वो सी पॉइंट क्लस्टर पॉइंट है तो हम उसकी कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। मतलब क्या है इस बात का, मतलब सिर्फ इतना है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू पे, फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट सी पर, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट सी पर दोनों बराबर होनी चाहिए। सिर्फ इतनी बात है। जो मैं बोल रहा हूं उनको ध्यान से, मैंने हमेशा बोला कि अगर थ्योरी आपको बेहतरीन तरीके से समझनी है तो आपको जो मैं बोलता हूं उन शब्दों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि वही चीज है, बोली हुई बातें हैं जो आपके कंसेप्ट को डीपली क्लियर करेंगी। लिख तो मैं रहा ही नहीं, लिखना तो जो मैंने था वो मैं आपको, कई बार क्या होता है कि बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं उन बातों को लिखा करूंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा करेंगी। तो मैंने यहाँ पर वो लिख भी दिया था कि रिकॉल कीजिए कि जब हम लिमिट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं वह तो जरूरी नहीं है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो, बट यहाँ एफ ऑफ सी में फंक्शन की वैल्यू सी पर डिफाइंड होना चाहिए और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एग्जिस्ट, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये वाली बात है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू सी पर होनी चाहिए। ये दोनों कंपलसरी है जब सी क्या है, एक क्लस्टर पॉइंट है। जब सी क्या है, एक क्लस्टर पॉइंट है। इस देखो एक ही वर्ड है बस, ये वाली चीज, ठीक है। एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ सी, कि इसको क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या है, सी पर फंक्शन की लिमिट सी पर उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, और जब सी एक क्लस्टर पॉइंट है तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन है बोल देंगे। फिर से रिपीट करता हूं मेरे दोस्त कि जब सी एक क्लस्टर पॉइंट होगा तो उस सी पर, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर आएंगी, तभी आप उस फंक्शन को उस पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस कह सकते हैं। बस इतनी सी बात, ठीक है। तो ये मैंने हिंदी में लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए बेहतरीन तरीके से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट की जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है ये, ठीक है। अच्छा, अगर सी क्लस्टर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा। और अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट है, फंक्शन डिफाइंड है सी पर, तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर फंक्शन आइसोलेटेड है तो वो कंटिन्यूअस होगा, बस शर्त यही है कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर सी पर डिफाइंड होना चाहिए, ये तो जरूरी है, ठीक है। तो फंक्शन है डिफाइन होना चाहिए सी पर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको ये पता लग जाए कि जो सी है वो एक क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। अगर सी आपको पता लग गया कि आइसोलेटेड पॉइंट है तो आप सीधा ये कह दोगे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, बस इतना आप बोल दोगे, ठीक है। मतलब अगर सी आइसोलेटेड पॉइंट है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये चेक करने की भी जरूरत नहीं। ओके, ये था कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन मेरे दोस्तों। ओके, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके देखें और ध्यान से सुने जो मैं आपको बोलता हूँ। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, ठीक है। और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा चेंज किया है कि आप, क्योंकि थ्योरी को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको डीपली बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, और वो कोई बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं जो आपको ध्यान से याद रखनी होती है, और वही बेसिक बातें अब मैंने नोट्स में लिखनी आपके लिए स्टार्ट कर दी, ठीक है। देखिए अब ये कहानी, ये क्या लिख दिया सर, हमें तो पता ही नहीं है क्या लिख दिया इतना बड़ा। अब ये समझा देता हूँ, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। हमने सिक्वेंशियल क्राइटेरिया जो है वो लिमिट के लिए भी पढ़ा था, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया एक लिमिट के लिए भी पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ओके, तो चलो देखिए, जो बेसिक बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो बेसिक बात क्या है, अगर देखो भाई, अगर सी एक आइसोलेटेड पॉइंट है, या तो सी आइसोलेटेड पॉइंट होगा या क्लस्टर पॉइंट होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अब बात यह आती है, अगर सी एक आइसोलेटेड पॉइंट है
तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो हम ए सेट लेके चले हैं रियल नंबर में, उस ए सेट में कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं मिलेगी, ध्यान से सुनना, क्योंकि वो आइसोलेटेड पॉइंट है। अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो मैंने आपको पहले की दूसरी क्लास में समझा दिया था कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, शायद पहली क्लास में, कि आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो जिसके नेबरहुड में जब आप बनाते हो तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलता, या कोई भी ऐसी सीक्वेंस आपको नहीं मिलने वाली जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करे। मैं बात को रिपीट करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कि अगर सी एक आइसोलेटेड पॉइंट है तो आपको ए में कोई भी ऐसी सीरीज नहीं मिलने वाली जो उस सी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर ऐसी कोई सीक्वेंस ए में मिल जाती है जो उस सी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब वो जो सी पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, वो क्या है, वो क्लस्टर पॉइंट है, वो लिमिट पॉइंट है। तभी आपको एक सीक्वेंस मिली है ए में जो उस पर कन्वर्ज कर रही है, तो वो उसका क्या है, लिमिट पॉइंट, बोले तो क्लस्टर पॉइंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब क्लस्टर पॉइंट है तो हमें ऐसी सीरीज भी मिल जाएगी ए में कि जो उस सी पर कन्वर्ज करेगी। ए में ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी जो उस सी पर कन्वर्ज करेगी। तो मतलब एक एक्सन अगर कोई सीरीज है जो ऐसी मिल गई है ए में जो सी पर कन्वर्ज कर रही है, तो उसी के कोरोस्पोंडिंग हमें एक एफ एक्सन लिखा हुआ दिखा देता हूँ। वैसे बातों में बोलूंगा तो पता चले समझ में ही नहीं आया। देखिए, ये बात है तो समझा ही दी होंगी मैंने यहाँ पर, कि अगर हमें कोई एक्शन ऐसी सीरीज मिल रही है ए में जो सी पर कन्वर्ज कर रही है, तो एक्शन के कोरोस्पोंडिंग हमें कोई एफ एक्शन भी सीक्वेंस मिलेगी। ठीक है, और अगर एक्शन अगर सी पे कन्वर्ज कर रही है तो एफ एक्शन एफ किस पे कन्वर्ज करेगी, एफ ऑफ सी पे। मतलब ये बस इतना पॉइंट। ठीक है, अब क्लस्टर पॉइंट की बात चल रही है मेरे दोस्त, कि अगर कोई सीक्वेंस हमें ए में मिल गई है एक्शन जो सी पर कन्वर्ज करती है, तो एफ ऑफ एक्शन किसके बराबर हो जाएगा, किस पे कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ एक्शन सीक्वेंस, एफ ऑफ सी पर। ये बिल्कुल जो फंक्शन वाला चैप्टर था ना, अगर वो आपको बिल्कुल बेसिक में पढ़ा है तो वही चीजें एक बार रिकॉल करोगे ना, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें मैं बताता था कि भाई अगर ये वाले पॉइंट किसी पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मान लो ये दो पॉइंट इसके किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन दो की यहाँ पर कन्वर्ज करेगी। अभी देखो डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर अगर आपने मेरी हर एक वीडियो बहुत ध्यान से सुनी है, ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से नोट्स बनाए हैं, तो आप मेरी भावनाओं को समझ जाएंगे मैं कहाँ कौन से पॉइंट की बात कर। ठीक है, तो एक्शन अगर सी पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ एक्शन किस पे कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ सी पे। ये कैसे पता चला, ये हमारा हम लिमिट सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पढ़ ही चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इन बातों को जो मैंने आपके लिए नोट्स में लिखी है, बहुत ध्यान से इन बातों को पढ़िएगा। ओके, तो अब उसको मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज भी बतानी जरूरी है, तो मैंने उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को, कि अगर कोई फंक्शन एफ इज एनी फंक्शन, ठीक है, डोमेन क्या है ए टू आर इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। किसी फंक्शन को जिसका डोमेन ए है, कोई सेट है रियल नंबर, ठीक है, उसको कंटिन्यूअस बोला जाएगा किसी पॉइंट सी पर इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, अगर आपको ऐसी ए के अंदर ऐसी सीक्वेंस देखने को मिली जो सी पर कन्वर्ज करती हैं, तो वो एफ एक्शन जो ऐसी एफ में भी ऐसी आपको सीरीज मिलेगी जो एफ ऑफ सी पर कन्वर्ज करेगी। बस ये बात। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हो गया। अब ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और इसी को इसमें लिख रखा है, इसी मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी मैंने आपको समझा रखा है कि अगर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कब कहा जाएगा, सी पर, जब एक्स ए में तो ऐसी कोई सीक्वेंस मिल सकती है एक्शन जो सी पर कन्वर्ज करे, एक्शन ऐसी सीक्वेंस मिल सकती है जो सी पर कन्वर्ज करे, पर एफ ऑफ एक्शन जो है वो एफ ऑफ सी पे कन्वर्ज नहीं करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब यूज करते हैं हम, आगे नेट की तैयारी करते हैं, आगे आप अच्छे एग्जाम्स के लिए चाहते हो, तो आपको समझ में आता है हम इस यही डेफिनेशन से जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी की, कंटिन्यूस से ज्यादा डिसकंटिन्यूटी की हम यूज करते हैं। ओके, कि भाई
ए में तो कोई एक्शन सीरीज ऐसी मिल सकती है जो सी पे कन्वर्ट कर जाए, पर एफ ऑफ एक्शन एफ ऑफ सी पे कन्वर्ट नहीं करेगी। अगर एफ ऑफ एक्शन एफ ऑफ सी पे कन्वर्ट करी तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। बस यही, ठीक है। इन बातों को भी मैंने हिंदी में यहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक है। तो जो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे दोस्त, इनको ध्यान से सुना करो, समझा करो, नोट किया, ठीक है। तभी ये चीजें रिकॉल होंगी। और पीछे की क्लास एक बार देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि गैप आ जाता है। जैसे हफ्ते में 1-2 क्लासेस मैंने आपको बोली है, जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, क्योंकि सारी चीजें मैनेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ड्यूटी भी मैनेज करनी है और क्लासेस भी मेंटेन करनी है और साथ साथ में अपनी सेल्फ स्टडी भी मेंटेन करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मेंटेन करने में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का पर अभी बस बाय गॉड ग्रेस ये मान लो कि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है तो टाइम मिल गया। अदरवाइज सच बताऊं कि आप मुझे क्योंकि देखो बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं, तो सच बताऊं मुझे 1 साल और अपना यूपीएससी में पोस्टपोन कर देता, अपना एग्जाम पोस्टपोन कर देता। अगर आपका एग्जाम अगले साल नहीं जाता, इसी साल हो रहा होता, तो मैं अपनी प्रिपरेशन छोड़ के आपकी करवा रहा होता। क्लासेस डेली हो रही होती और लगातार 2-2, 3-3 घंटे की भी हो रही होती सिलेबस को कवर कराने के लिए। पर अब ये है कि हाँ यार, थोड़ी आधा सिलेबस तो हो ही चुका है, ऊपर हो रहा है, तो फिर ये चीज़ें कि हाँ यार चीज़ें अब अपने हाथ में कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर लेंगे। अभी एग्ज़ाम भी दूर है तो थोड़ा थोड़ा अभी कर लेते हैं, 1-1, 2-2 क्लासेस हफ्ते में। तो जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, जब तक दोबारा एग्ज़ाम स्टार्ट करेगी DSSS भी, तब तक लगभग आपका सिलेबस हो चुका होगा। फिर बस प्रैक्टिस करेंगे, बन जाएगी। देखो भाई, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था, वैसे ही है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, कुछ भी बदलाव नहीं। अगर आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था तो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन भी बिल्कुल आसान है, वही है, एग्जैक्ट वही है। देखिए, कोई फंक्शन मान लिया f, दूसरा फंक्शन मान लिया g, बस ध्यान देने की बात ये है कि दोनों का जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब a ही है, दोनों का डोमेन सेम है a, ठीक है। तो बस वही है, f प्लस माइनस जी a टू r डिफाइन होगा, f ऑफ g भी डिफाइन होगा, f अपॉन g भी डिफाइन होगा, ये सारे a टू r में डिफाइन हो जाएंगे और इस तरह से आपके अलजेब्रा में ओपन हो जाएंगे। f प्लस माइनस g ऑफ x क्या होता है, कैसे बांटते हैं, x को इन दोनों को दे देते हैं कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अगर f माइनस g की बात करेंगे तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये हो जाएगा। f इंटू जी एक्स की बात करेंगे तो वही बस x को बांटना होता है, जैसे लिमिट वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है मेरे दोस्त, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इस वाले में बस ये था कि g की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो वो अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और वो डेफिनेशन, अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, किस पे कंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है तो किसी पॉइंट c पर, तो x टेंड्स टू c, f किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ c के बराबर हो जाएगा। ये वाली बात अभी तक हमने पढ़ी है कि अगर कोई फंक्शन c पर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की जो लिमिट है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। सिर्फ एक ही बात मैं आपको अभी तक समझा रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लिमिट पर के बराबर होगी सेम पॉइंट्स पे। सी पर ही फंक्शन की वैल्यू, सी पर ही फंक्शन की लिमिट, दोनों आपस में बराबर होंगी तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोल देंगे। ऐसे ही जी के लिए भी हो जाएगा कि भाई जी भी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो x टेंड्स टू सी, जी ऑफ x बराबर हो जाएगा जी ऑफ सी के, ठीक है। अगर f भी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, g कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये होल्ड करेगी जब c एक क्लस्टर पॉइंट है, ठीक है भाई, ओके। तो बस अब कुछ भी नहीं है। देखिए, तो अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये बताया जो अभी अभी मैंने ऊपर लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x बराबर होगा f ऑफ c के, और लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x बराबर होगा g ऑफ c के। फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट के वैल्यू के बराबर करनी होती है, यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, ठीक है। और कुछ भी आपको नहीं करना, ठीक है। अब देखो, जो ऊपर हमने f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी, जो भी फंक्शन डिफाइन करे हैं अलजेब्रा में,
ठीक है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये वही है। जब अगर आपने फंक्शन टॉपिक में अलजेब्रा पढ़ा था तो वही अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, वही अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन है, वही सारी चीजें। ठीक है, तो लिमिट अगर हम इकट्ठी लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एफ प्लस माइनस जी, तो लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पहले एफ एक्स को लिमिट दे दी, फिर जी एक्स को लिमिट दे दी। अब इसकी जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, इसकी वैल्यू है एफ ऑफ सी और इसकी वैल्यू है जी ऑफ सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस माइनस जी ऑफ सी इज कंटिन्यूअस एट सी। इसी तरह वो सारे एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, इस तरह से आप सभी पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, वो सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, देसी भाषा में। जैसे हम लिमिट का करते थे कि लिमिट को अलग अलग बांट के अप्लाई करके निकाल लेते थे। इससे पहले शायद थर्ड क्लास में आई थिंक मैंने आपको कराया था कि लिमिट को हम जब अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा रहा था कि लिमिट बांट देते थे और आंसर निकाल लेते थे। अलग अलग फंक्शन को अलग अलग लिमिट दे दी, जैसे कि मैंने आपको एक बार रिकॉल कराऊं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने लिमिट अप्लाई करनी है, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 हमें अप्लाई करना है, तो मैं इसको अलग लिमिट दे देता था, इसको अलग लिमिट दे देता था और हमारा आंसर निकल आता था। इस पे जब लिमिट लगाता था तो 1 का स्क्वायर 1 और इस पे तो है ही नहीं, 1 प्लस 2 आंसर 3 आ जाता था। तो ऐसे ही कहने को मतलब ये एक कोई फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो हमने लिमिट को इन दोनों को दे दिया था। ऐसे ही अब की बार ये जो फंक्शन है ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक ही पॉइंट पर दोनों कंटिन्यूअस है, ये बात ध्यान रखना है, दोनों का डोमेन सेम है, बस वही बात। ठीक है, तो बस इतनी सी यही बात थी कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स एन नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्लास ली है इसको ध्यान से, छोटी क्लास होती है बट आप इसको बहुत अच्छे से, अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान से सुना करें। नोट्स को अपने डाउनलोड टेलीग्राम से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक छोटी सी क्लास में जल्दी ही। तब तक अपना और अपने परिवार का सभी का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।